ठीक। तो टॉपिक क्या है हमारा? संरूपण। सबसे पहले देखो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं पढ़ाए हैं उसमें इंग्लिश के सारे टर्म्स मैं तुम्हें बताता गया हूँ। तो यहाँ पे भी हम इसको समझते हैं पहले कि जो संरूपण है इसको बच्चे हम कहते हैं कन्फर्मर्स। क्या कहते हैं? नहीं, संरूपण को कन्फर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन। और जो ये दिखाते हैं कन्फर्मेशन उनको हम कहते हैं कन्फर्मर्स। क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स। तो चलो समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। इसके लिए एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है इथेन का। किसका? अब इथेन में बताओ कितने कार्बन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो मैंने वो 2 कार्बन इस तरीके से बना दिया और हर एक कार्बन के पास बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? इथेन में हर एक कार्बन के पास 3। बिल्कुल सही है। तो इसको मैं 3 हाइड्रोजन लगा दिया और इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन लगा दिए? 3। ठीक है, 3। अब थोड़ी देर के लिए तुम इस मार्कर को मानो कि ये तुम्हारा इथेन है। ठीक है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, दोनों के बीच का ये बॉन्ड है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। 3 इसके पास है। अब तुम इसे इस तरीके से मान लो देख रहे हो तो तुम्हें ये कार्बन तो दिखाई देगा। क्या ये दिखाई देगा? नहीं, ये तो उसके पीछे आ गया ना। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो एक हाइड्रोजन मान लो इस तरह से है, ऊपर एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरीके से, त्रिकोण बन रहा है। इसके भी 3 हाइड्रोजन वैसे ही मान लो, ऊपर, इधर, इधर। अब तुम इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसके 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे। क्या पीछे की 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे? नहीं दिखेंगे। कैसे? इसका हाइड्रोजन बच्चे ऊपर, तो इसका भी तो जस्ट ऊपर ही है। तो जब तुम्हारे सामने तुम कार्बन को देखोगे हाइड्रोजन दिखेगा तो इसके पीछे वाला कैसे दिखेगा? छुप गया ना इसके पीछे। इसे कहते हैं इक्लिप्स होना। क्या कहते हैं? जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ा है ना, तो ग्रहण को इक्लिप्स कहते हैं। मतलब एक के पीछे अगर कोई दूसरी चीज छिप गई तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। तो अभी जो मैंने बताया कि इस कार्बन का हाइड्रोजन 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 3 और इसके 3 एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, ऐसे इथेन को या ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इक्लिप्स। क्या कहते हैं? अब जरा सोच के देखो कि इसके 3 हाइड्रोजन ऐसे ही हैं, इसका ऐसे था। मैंने क्या किया, अब ऐसे समझो, इस वाले बॉन्ड को थोड़ा सा घुमा दिया। क्या कर दिया? एक को फिक्स करके एक को दूसरे वाले को घुमा दिया। तो मान लो इसका हाइड्रोजन ऐसे था, अब ऐसे हो गया। जो हाइड्रोजन यहाँ पे था नीचे आ गया, जो नीचे था इधर की तरफ हो गया। अब तुम इस कार्बन को देखोगे, इसके 3 हाइड्रोजन देखोगे, पीछे के भी 3 दिखाई देंगे। इसे कहते हैं स्टैगर्ड। ये इंग्लिश के 2 वर्ड्स बताए मैंने, देखो कौन कौन से, देखो इक्लिप्स और दूसरा स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है, तुम्हें 6 के 6 हाइड्रोजन दिखाई देंगे। कार्बन के 6 के 6 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, 3 इसके और 3 इसके। इक्लिप्स में नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब जरा इसमें समझो, वो तो मैं तुम्हें वैसे बता दिया, अपनी तरह यहाँ पे समझते हैं ये जो मैंने बात बताया। देखो एथेन, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये संरूपण अगर डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आएगा तो तुम कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो समझो यहाँ पे, यहाँ से एल्केन में डेफिनेशन लिखने को आएगी तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग? देखो एल्केन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है। एल्केन में एक ही बॉन्ड तो होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और वो बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा। तुमने क्या किया, कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन का जो आबंध है के अंतरनाभिकीय अक्ष के चारों ओर सिग्मा आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन का वितरण सममित होता है तथा इस कारण कार्बन कार्बन एकल आबंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन होता है। ये इतनी सारी चीजें समझनी नहीं है तुम्हें, बस इतना समझो, कार्बन कार्बन के बीच में बच्चे सिग्मा बॉन्ड होता है। तुम आराम से एक को पकड़ के दूसरे को घुमा सकते हो। ऐसा समझो ना कि 2 बॉल के बीच में तुमने एक डंडी लगा दी, तो तुम एक बॉल को लेकर घुमा सकते हो ना, डंडी घूमती रहेगी और बॉल घूमता रहेगा। और वरना तुम क्या करो, तुम डंडी को भी घुमा सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि एल्केन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आराम से घूम जाता है। यहाँ लिखा है ना मुक्त घ्रूण मतलब फ्री रोटेशन। मुक्त का मतलब फ्री, घ्रूण का मतलब रोटेशन। और इस घूमने की वजह से ही क्या होता है, इनकी अलग अलग संरचनाएं मिलने लगती हैं। कैसे? तुमने देखा हाइड्रोजन ऐसे, इसका इधर, इसका इधर, इसका भी ऐसे, इधर इधर।
तो एक संरचना जिसे तुमने क्या नाम दिया, एक्लिप्स, और तुमने इसे घुमा दिया तो एक दूसरी संरचना। अब मैंने जो घुमाया था ना वो 60 डिग्री पे घुमाया था, कितने पे? किसी बच्चे का मन कर रहा है कि सर हम तो 60 नहीं घुमा रहे, हम तो 5 डिग्री घुमाएंगे, कितना? तो देखो जो हाइड्रोजन यहाँ पे था 5 पे घुमाओगे तो थोड़ा सा इधर होगा, फिर उसने कहा 5 और घुमा देता हूँ। तो इस तरीके से हम इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच के बहुत सारे और भी तो संरचना बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के। उन सब संरचनाओं को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्क्यू। तो तुम पहले एक चीज समझ लो, एक मैंने आपको बताया इक्लिप्स, क्या बताया? इक्लिप्स। एक बताया स्टैगर्ड, और उसके बीच के भी तो बहुत सारी अनगिनत संरचनाएं बन सकती हैं थोड़ा थोड़ा घुमा के, उनको हमने क्या नाम दिया? स्क्यू। और ये सारी के सारी संरचनाएं बन क्यों रही हैं? क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें मुक्त घूर्णन होता है, जिसके वजह से हमें क्या मिलती हैं? देखो, यह जो कार्बन कार्बन एकल आबंध के घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संरूपण। तो इसका मतलब इक्लिप्स, स्क्यू, स्टैगर्ड, ये सब क्या है? संरूपण है, ठीक है। और ये जो तुम्हें मिल रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं? संरूपणीय समावयव, ठीक है। संरूपणीय समावयव, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स तो पता ही है ना, जिसका फॉर्मूला एक जैसा होता है, संरचना अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार के हैं। एल्केन में इनको क्या बोला जाता है? संरूपणीय समावयव। बनते कैसे हैं ये? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को घुमाने से, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को तुम क्या कहते हो? संरूपण, ठीक है। अब मैं ये दोनों समझाऊंगा, ये वाले और ये वाले, तब तक ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो। अब देखो, ये तो वही आ गया। फिर से हम किसका संरूपण पढ़ रहे हैं? एथेन का। एग्जाम में भी एथेन का ही आएगा, होने के लिए प्रोपेन ब्यूटेन सब पे हो सकता है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ किसका आएगा? और आएगा कंफर्म। ये 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आना है तुम्हारे एग्जाम में। क्या आएगा? पहले डेफिनेशन आएगी, संरूपण को परिभाषित करो, तो तुम बता दोगे कि एल्केन एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें मुक्त घूर्णन होता है, जिसकी वजह से अलग अलग उसकी संरचना मिलती है, जिस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संरूपण। और वो जो अलग अलग समावयव मिलते हैं उसे संरूपणीय समावयव कहते हैं, इंग्लिश में इसे रोटामर्स कहते हैं। क्या नाम है? रोटामर्स। रोटा क्यों आया? रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है किसी चीज का घूमना, तो घूमने से इसको तुम घुमा घुमा के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, तो उनको क्या नाम दे दिया? रोटामर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से एथेन के संरूपण। तो तुम देखो, जो मैं तुम लोग को इक्लिप्स और स्टैगर्ड बताए थे, आ गए यहाँ पे। इक्लिप्स को हम क्या कहते हैं? ग्रस्त। क्या कहते हैं? तो एक हो गया हमारा कैसा कंफर्मेशन? ग्रस्त वाला हो गया। दूसरा स्टैगर्ड को क्या बोलते हैं बच्चे? सांतरित। क्या बोलते हैं? सांतरित। और बीच के और भी बनते हैं, देखो स्क्यू, तो उसे क्या बोल दिया? संरूपण विषमतलीय। तो टोटल एथेन के कितने संरूपण हो गए? 3। पहला ग्रस्त, दूसरा सांतरित, और तीसरा संरूपण विषमतलीय। अब इसको मैं दिखाऊंगा कैसे। किसी बच्चे को अगर मान लो मुझे दिखाना है ग्रस्त वाले को, तो इसके 2 तरीके थे। एक तरीका बताया न्यूमैन ने। किसने बताया? न्यूमैन। ये साइंटिस्ट का नाम है, या मतलब एक तरीका है दिखाने का। और एक है सॉहॉर्स। क्या है? सॉहॉर्स। ये 2 तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं? संरूपण या संरूपण की संरचनाएं। तो पहले मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं, कौन सा? न्यूमैन। कौन सा वाला? न्यूमैन। देखो लिखा है ना, न्यूमैन प्रक्षेप। जो मैं लिखा है न्यूमैन, वो ये है। तो एथेन का न्यूमैन प्रक्षेप, या कैसे दिखाओगे? एक बार तुम्हें जैसे मान लो किसको दिखाना है? ग्रस्त वाला। और एक बार क्या दिखाना है? सांतरित। आना ही ये एग्जाम में कि बना के दिखाओ। तो तुम कैसे बनाओगे वो मैं देखो यहीं पे तुम्हें समझाता हूँ। इसके लिए व्यू बोर्ड ले लेते हैं, अच्छे से हटाना पड़ेगा तब तुम लोग को और अच्छे से समझ में। तो पहला वाला कौन सा बनाना है हमें? इक्लिप्स। कौन सा बनाना है? जिसको हमने क्या नाम दिया हिंदी में? ग्रस्त। क्या होता है इसमें? 2 कार्बन होंगे,
इसका हाइड्रोजन अगर ऐसा तो इसका भी जैसे इसके पीछे होगा, तभी तो ग्रस्त हो गया, मतलब इक्लिप्स हो गया। तो इसको आप इस पे कैसे दिखाना वो समझो। इन्होंने क्या कहा न्यूमैन ने कि एक तुम गोल सा सर्किल बना लो, बना लिया, और यहाँ पर तुम एक कार्बन दिखा दो, वो कार्बन जो तुम्हारे सामने है, ये कार्बन तुम्हारे सामने। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन दिखाओगे? 3। तो एक हाइड्रोजन तुम ऐसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो, और एक ऐसे, हो गए इसके 3। बताओ क्लियर हो गया? तो फिर दूसरा कार्बन हम कहाँ दिखाएं? भाई ये कार्बन है तो दूसरा कहाँ होगा? तो कह दिया गया कि इस पूरे गोल घेरे को तुम दूसरा कार्बन मान लो। ये तरीका था सर, ठीक है। तो अब इसके पास भी तो 3 हाइड्रोजन होंगे, और मैं कौन सा दिखा रहा हूं तुम्हें? ग्रस्त, मतलब इक्लिप्स वाला समझा रहा हूं। तो इसमें तो क्या है, इस हाइड्रोजन के पीछे ही इस कार्बन का भी तो हाइड्रोजन होगा, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं। इसका वाला बिल्कुल यहाँ पे, और इसका वाला बिल्कुल ये ग्रस्त हो। समझ में आया कुछ? देखो तुम कहोगे कि सर मुझे तो ये भी दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है। आप कह रहे थे कि एक देखूंगा तो दूसरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा ना। अब वरना फिर क्या कहते, तुम कहोगे कि सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन है। तो ऐसा मान लो कि इस हाइड्रोजन के जस्ट ये पीछे है, इसके पीछे ये है, और इसके पीछे ये है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा? ग्रस्त। अब दूसरा कौन सा दिखाना है? स्टैगर्ड, ठीक है, मतलब सांतरित। तो फिर से ऐसे ही करोगे, डॉट बना दो एक, और क्या बना दो? एक बड़ा सा गोला। इसके 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दो, जैसे दिखाया था, जो तुम्हारी तरफ है सामने की तरफ, मतलब ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन ही हो गए, 1 2 और 3। अब पीछे वाले के भी 3 हाइड्रोजन पूरे दिखने चाहिए। तो देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बताओ सही है नहीं है? भाई जो इसके पीछे था घूम के यहाँ पे आ चुका है, इसका वाला यहाँ पर आ गया, इसका वाला यहाँ चला गया, तो ये है तुम्हारा सांतरित। ये कौन सा है? सांतरित। स्पेलिंग देख लेना, सांतरित, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, हिंदी में सांतरित, इंग्लिश में स्टैगर्ड, ठीक है। और बीच के बहुत सारे और होंगे जो तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उनको हम स्क्यू कहते हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चलो ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि इथेन के 2 तरह के संरूपण होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? स्थायी का मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बता सकते हो? ये वाला। क्यों? इसके पीछे कारण है, देखो इसका हाइड्रोजन ऐसे है, तो इसका भी जैसे ऐसे ही है। जब 2 एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होते हैं, तो एक ऐसे समझ लो कि धक्का मुक्की करते हैं। इसके इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, रिपल्सन करेंगे ना। इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में और इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब पीछे पीछे 2 चीजें होंगी जिनमें एक जैसा ही चार्ज है, तो प्रतिकर्षण करेंगी, और प्रतिकर्षण होगा तो स्थायित्व कम होगा। लेकिन इसमें तुम देखो, एक बॉन्ड इधर है, तो इसका वाला यहाँ पे नहीं, इधर है, ठीक है। फिर इसका नीचे के, इसका इधर की तरफ है, तो इसका इधर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ है, बिल्कुल दूर दूर हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रतिकर्षण होगा इनके इलेक्ट्रॉन्स का, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा? कम होगा। तो याद रखना है तुम्हें कि जो स्टैगर्ड होता है, कौन सा? वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? इक्लिप्स से। बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इथेन के जो 2 समरूपण होते हैं उसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो सांतरित या स्टैगर्ड। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एटम्स दूर दूर होते हैं काफी, आपस में इनके रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और एक चीज मैं यहीं पर और समझा दूं, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि स्टैगर्ड जो है, ठीक है, जो स्टैगर्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, अभी मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी? स्टैगर्ड की। किससे? इक्लिप्स से। तो मुझे बताओ कि फिर ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? स्टैगर्ड की या इक्लिप्स की? इक्लिप्स की, बिल्कुल सही। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है बच्चे, उसकी स्थायित्व कम होता है। बहुत बढ़िया। तो इक्लिप्स की एनर्जी क्या होगी बच्चे? ज्यादा। किससे? स्टैगर्ड से। मतलब तुम कह सकते हो कि ग्रस्त वाले की जो ऊर्जा होगी वो सांतरित वाले से। तो एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, इथेन के जो 2 समरूपण हैं, ठीक है, ग्रस्त और सांतरित, उसमें से बताओ किसका स्थायित्व ज्यादा है? तो सांतरित का। किसकी ऊर्जा ज्यादा है? ग्रस्त की, ठीक है। एक को याद रखो, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यूमैन समझ में आ गया। अब हम कौन सा समझने जा रहे हैं? सॉहर्स। सॉहर्स वाला और भी आसान है, उसमें कोई दिक्कत तुम्हें वैसे भी नहीं आएगी। देखो सॉहर्स में भी हमें
यही दिखाना है स्टैगर्ड और इक्लिप्स। तो कैसे दिखाऊंगा मैं? इस तरीके से कार्बन कार्बन का बॉन्ड इस तरीके से दिखा रहा हूं, मतलब ये एक कार्बन ये दूसरा, तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन और यहाँ पे भी क्या होगा कार्बन। अब इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके पास भी कितने हैं? 3। तो देखो इसका हाइड्रोजन ऐसे दिखाओ, तो इसका भी ऐसे ही दिखाओ, इसका ऐसे दिखाओ, इसका भी बिल्कुल पैरेलल। देखो ये पैरेलल है नहीं है, ये पैरेलल इसके है, फिर इसका ऐसे दिखाया तो इसका भी क्या हुआ ये बताओ? ये इक्लिप्स है मतलब ग्रस्त है या सांतरित है? ये ग्रस्त है। कैसे? ये इसके जस्ट पीछे है, ये जस्ट इसके पीछे है, ध्यान रखना, और ये वाला जस्ट इसके पीछे है। तो ये दूसरा तरीका था जो किसने समझाया? सॉहर्स ने। किसने बताया? कि भाई सॉहर्स ने कहा कि इक्लिप्स को ऐसे दिखा दो। अब इक्लिप्स को तुम अगर ऐसे दिखाओगे तो स्टैगर्ड को या सांतरित को कैसे दिखाओगे? उन्होंने कहा फिर से लाइन ड्रॉ करो, फिर से 2 कार्बन ड्रॉ करो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम एक को तो फिक्स रहने दो। मान लो तुमने क्या करा कि सर हम इसकी तीनों हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देंगे, रहने दो जैसे थे, इसके तीनों तो ऐसे रहेंगे, लेकिन अब इसके नहीं रहेंगे ऐसे। ये जो ऊपर वाला है जस्ट कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो देखो क्या बनेगा, इधर क्या आ गया? एक हाइड्रोजन। ये जो इधर था इधर, और जो इधर था वो, अब इससे क्या फायदा हुआ? ये बन गया तुम्हारा सांतरित। कैसे भाई? ये नीचे है, कहाँ है कोई नीचे? बिल्कुल ऊपर है इसके, समझ रहे हो? तो ये फिर ये देखो इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये 2 ऊपर तो 2 नीचे, एक नीचे तो एक ऊपर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? स्टैगर्ड या सांतरित। ठीक है, स्टैगर्ड। बात समझ में आ गई? बताओ स्टैगर्ड की स्पेलिंग कैसे गलत लिख रहा हूं? क्या स्पेलिंग थी स्टैगर्ड की? ठीक है, स्टैगर्ड सांतरित। चलो अब बना लो इससे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एल्केन के बाद वो क्या होगा? एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन के बारे में जनरल बातें हम जानते ही हैं। क्या होते हैं एल्कीन? जिनका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। और एल्कीन में कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। एल्कीन की स्टार्टिंग किससे होगी? इथीन से, और फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब इथीन की अगर आप बात करोगे, सबसे सिंपल यही है। तो इसमें तुम्हें पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक क्या है? तो कंफर्म है कि जितने भी एल्कीन्स होंगे उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होंगे। तो तुम देखो यहाँ पे दिखा रखा है एक सिंपल सा। फिर बाकी ये डायमेंशंस बता रखा है इन्होंने। हमें पता है कि जो ये जो कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड बनाता है, इसका संकरण क्या होता है? sp2। क्या होता है? और sp2 होगा तो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो इस तरीके से होंगे, क्योंकि कोण कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। sp2 में 120, लेकिन थोड़ा बहुत वैस्कोर थ्योरी की वजह से एंगल इधर उधर होके 116 हो जाता है, 116 117, लेकिन 120 के आसपास ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलो हम एल्कीन्स के बारे में, हमने इनकी नेमिंग वेमिंग पढ़ रखी है तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ पर? एल्कीन्स में समवेता पे, कि एल्कीन में कौन सी समवेता पाई जाती है। जैसे एल्कीन में कौन सी पाई जाती थी? श्रृंखलन, चेन वाली। 5 कार्बन है तो तुमने 4 रखा, एक नीचे लटका दिया, तो वहां पे कौन सी आइसोमेरिज्म थी? चेन आइसोमेरिज्म। क्या नाम था एल्केन में? चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर एल्कीन में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? यहाँ पे 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है। एक होती है तुम्हारी पोजिशनल। कौन सी होती है? पोजिशनल मतलब स्थानात्मक। और एक यहाँ पर होती है ज्योमेट्रिकल। कौन सी? ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ये मैं ही बताऊंगा। तो सबसे पहले जो संरचनात्मक समवेता होती है, ठीक है, संरचनात्मक में ये वाली आ जाएगी पोजिशनल। संरचनात्मक के 5-6 आइसोमेर टाइप थे, वो सब मैंने लिखवाए थे, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे संरचनात्मक में देखो क्या हो जाएगा, ये वाला इन्होंने ज्यादा नहीं दे रखा। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी पोजिशनल के साथ साथ एक और आइसोमेरिज्म होगी, चेन वाली, श्रृंखलन। मतलब एल्केन में तो सिर्फ कौन सी पाई जाती है? श्रृंखलन, लेकिन ये एल्कीन्स श्रृंखलन के साथ साथ स्थान वाला दिखाएंगे। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। देखो, एक एल्कीन लेते हैं ब्यूटीन, CH3CH
CH अब बताओ इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2। किधर से भी देखोगे तुम 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। आप इसका नाम कहोगे सर इसका नाम तो है ब्यूटूइन। क्या नाम है? फॉर्मूला क्या है इसका? C4H8। ठीक है। अब तुम देखो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं। मैंने इसको ऐसे लिख दिया अभी भी इसका फॉर्मूला बच्चे क्या है? C4H8। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या थी? 2, और अब क्या हो गई? तो किसकी पोजीशन अलग हुई? डबल बॉन्ड की। पोजीशन का मतलब स्थान। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक तो क्या है? आइसोमर हैं। क्या है ये? आइसोमर मतलब समावय हैं। लेकिन कैसे समावय हैं? पोजिशनल। कैसे हैं? तो पोजिशनल समावय समझ में आया, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा यौगिक का फॉर्मूला तो सेम हो एल्कीन का, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2 और यहाँ पर है, तो ये दोनों समावय हो गए। कैसे समावय हो गए? पोजिशनल। अब मैंने कहा कि ये चेन वाला भी दिखाएंगे। भाई चेन वाला कैसे दिखा देंगे? तो तुम देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? CH3 तुम चाहो तो फॉर्मूला देख लो इसका, यही आएगा। क्या आएगा? C4H8 है, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। लेकिन अब इसकी चेन में कितने कार्बन है? 3। एक तो नीचे आ गया। तो ये अब मैं अगर कहूं कि ये कैसा इन दोनों से कैसा है, देखो इसके चेन में कितने कार्बन है? 4। इसके कितने हो गए? 3। तो ये अगर आइसोमर है तो कैसा आइसोमर है? इन दोनों को तुलना करोगे तो कहोगे कि सर ये चेन आइसोमर है। क्या ये दोनों कैसा आइसोमर है? पोजिशनल। ये दोनों कैसे हैं? चेन। ये दोनों भी कैसे हैं? चेन। कैसे? मैंने इसको कंपेयर किया, भाई सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है मुझे, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसके चेन में 3 कार्बन दिख रहे हैं, इसके में कितने? तो चेन आइसोमर। समझ में आ गया? इसे नोट कर लो। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एल्कीन कैसी समावयता दिखाते हैं, तो संरचनात्मक समावयता में ये 2 प्रकार के दिखाते हैं। कौन कौन से? पोजिशनल और चेन। फिर मैं तुम्हें अभी ज्योमेट्रिकल समझा रहा हूं। जो नेक्स्ट समावयता है वो कौन सी है तुम्हारी? ज्यामितीय, दैट इज ज्योमेट्रिकल। तो समझते हैं ज्योमेट्रिकल क्या होती है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक तो ये पाई किस में जाती है? एल्कीन्स में। किस में पाई जाती है? एल्कीन्स में। और कैसे? देखो कार्बन कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे पता है कि इसके पास भी 2 परमाणु लगे होंगे और इसके पास भी। अब जनरली तो क्या होता है कि इनके पास हाइड्रोजन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? तो अगर मैं इसके पास भी हाइड्रोजन लगा दूं, इसके पास भी हाइड्रोजन, और इसके पास भी हाइड्रोजन, और इसके पास भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ये वाली ज्यामितीय समावय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किस में होगा? पहले उसे देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा, तुम खुद आंसर दे दोगे। अब मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे तो ऐसे रहने दिया, यहाँ पे लगा दिया Cl क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया? Cl, और यहाँ पे भी क्या रहने दिया? H। अब तुम देखोगे कि एक कार्बन के पास ये जो दोनों परमाणु हैं ये समान नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन थे, तो जब कार्बन के पास की ये जो एटम्स होंगे ये समान नहीं होंगे, तब तुम्हारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। अब इसके भी 2 नाम होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। जो समावय होते हैं उसमें एक को हम सिस कहते हैं और एक को ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस वाले को समकक्ष और ट्रांस वाले को विपक्ष। हिंदी में इनको ये नाम मिले हैं। अब आप कैसे समझोगे कि सर कौन सा समकक्ष है कौन सा विपक्ष है? पहले तो ये समझो कि ये होंगे भी नहीं होंगे कैसे पता चलेगा? कार्बन के पास में दोनों परमाणु अलग अलग होने चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ इसके समकक्ष और विपक्ष बना के दिखाओ, तो तुम साफ मना कर दो, सर बनेंगे ही नहीं, इसके बनेंगे। अब ये जो मैंने बना दिया है ना, ये या तो समकक्ष है या विपक्ष है। ऑलरेडी ये मैंने एक बना दिया है, तो ये बच्चे समकक्ष है या सिस है। क्या है ये? सिस, समकक्ष। क्यों कहा मैंने इसे सिस? समझो, जब 2 परमाणु अलग अलग, जो कार्बन पे जो 2 परमाणु हैं एक समान वाले एक ही तरफ हो, एक समान वाले एक तरफ हो, दोनों क्लोरीन है एक समान और एक ही तरफ तो है, 2 हाइड्रोजन है एक तरफ है,
तो ये हो गया सिस, सेम साइड में, सेम साइड में। अब मैं कहता हूं कि इसका तुम विपक्ष बनाओ, बहुत आसान है। तुमने क्या करना है, ये करा, यहां पे क्लोरीन था, यहां पर हाइड्रोजन था, रहने दो। इसमें इधर क्लोरीन था ऊपर, आप उसे नीचे ले आओ, और हाइड्रोजन जो नीचे था वो अब क्या एक जैसे एक तरफ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग कोने पे पहुंच चुके हैं। ये वाला जो एक जैसा है, ठीक है, अलग कलर से दिखा दूं, ये और ये एक जैसे हैं, बिल्कुल उल्टे हो गए। ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल उल्टे, तो ये कहलाएंगे ट्रांस। क्या कहलाएंगे? जिसे तुम हिंदी में क्या कहोगे? विपक्ष। आसान है, ठीक है। तो ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत आसान होती है। चलो, जैसे इन्होंने ब्यूटीन का समझाया, मैं वही समझाता हूं। देखो, अब मैंने ये लिखा ब्यूटीन। पहले तो ये समझना होगा, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा ना, तो ये इस तरीके से पूरा खोल के नहीं दिया होगा कि तुम पूरा खोल के दे रखा हो, तुम आराम से देखो, इस तरीके से देंगे। अब इसको देख के पहले तो ये बताओ कि क्या यहाँ पे ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। पहला काम तो यही है, और होगी तो फिर सिस और ट्रांस बनाओगे तुम। पहले तो बताओ होगी नहीं होगी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम सिर्फ उन दो कार्बन्स को बच्चे देखो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। किसको देखना है? बस, और कुछ नहीं देखना है, और उन्हें तुम बना लो। बना लिया? कौन से कार्बन थे ये बताओ? डबल बॉन्ड वाले। कौन से वाले? ठीक है, ये और ये बना लिया हमने यहाँ पे। अब इस कार्बन के पास में एक क्या लगा है? हाइड्रोजन, और इसके पास ये भी तो लगा है, मतलब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा, एक मिथाइल। तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, मिथाइल यहाँ पे। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी तो यही, देखो, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। अब तुम्हारी मर्जी है, हाइड्रोजन यहाँ पे करके यहाँ पे मिथाइल कर दो। तुम देखते ही समझ जाओगे सर ये तो सिस है, समकक्ष है, क्योंकि दो मिथाइल एक तरफ हो गए। ये क्या हो गए तुम्हारे? समकक्ष। अब मैं तुमसे कहता हूं कि बच्चे इसका विपक्ष बनाओ, आराम से बना लोगे। इसको रहने देना ऐसे ही, H को ऊपर, CH3 को नीचे। तो देखो यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, मैं यहाँ पे समझा दूं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज पूछा है कि बताओ सिस वाले में से, मतलब समपक्ष और विपक्ष, इन दोनों में से पहले तो एक चीज तुमसे पूछा जाता है, डाइपोल मोमेंट। क्या पूछा जाता है? डाइपोल मोमेंट। ये तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, जिसे मैंने तुम्हें वेक्टर से समझाया था, इस तरीके से जाते हैं। ये अमोनिया का और NF3 का मैंने क्वेश्चन भी एग्जाम में दिया था कि अमोनिया में और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में किसका डाइपोल मोमेंट अधिक होता है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। डाइपोल मोमेंट में होता है क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन लेना है। जैसे N और H का बॉन्ड अगर है तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? भाई, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसकी कम है, तो ये इसकी तरफ ही देगा, मतलब जो विद्युत ऋणात्मक है उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस कार्बन को, डबल बॉन्ड वाले को। ये भी किसको देगा? डबल बॉन्ड को। तो तुम देखो दोनों के दोनों वेक्टर एक ही दिशा में जा रहे हैं, और इन दोनों का जो आंसर होगा वो नीचे आ जाएगा। ये तो सबने वेक्टर में पढ़ा है ना फिजिक्स में, कि दो वेक्टर जब एक ही दिशा में जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। लेकिन इसका जो विपक्ष वाला होगा, अगर जरा मैं उसको बनाता हूं, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। CH3 यहाँ पर होगा ना विपक्ष में, यहाँ पे, ये इधर जाएगा, और ये दोनों की दिशा समान है या विपरीत है? विपरीत है। ये इधर, ये इधर, तो विपरीत हो गई। तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ, ये आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये तो कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ का डाइपोल मोमेंट कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा? लेकिन सिस वाले में दोनों एक ही दिशा में थे, तो क्या वहां का डाइपोल मोमेंट 0 आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा, वहां पे कुछ ना कुछ मान होगा। तो अब तुमसे अगर पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में, समकक्ष और विपक्ष में किसका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, 0 होता है, तो ट्रांस वाले का। किसका? सिस वाले का कभी 0 नहीं होता, ठीक है। तो वही देखो दिखा रखा है इन्होंने, सिस वाले का 0.35 D है और ट्रांस वाले का कितना है? 0। फिर ये पूछा जाता है कि इन दोनों में किसका गलनांक, और दो चीजें होती हैं, गलनांक और क्वथनांक, किसका अधिक होगा और किसका। तो
एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाना है समझ में आ गया ना, क्या जोड़ना है उसमें, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो ये दो रिएक्शन जो इन्होंने बुक में दिया है वो अलग है जो मैंने कराया है, तो पहले मैं वो समझा देता हूँ तुम्हें। ये दोनों नेम रिएक्शन है, इनके नाम आते हैं। जैसे पहली वाली रिएक्शन देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इसे कर देते हैं आर डैश, और इसमें तुम्हें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और चारकोल। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कार्बन या चारकोल। चारकोल मतलब कार्बन ही होता है एक तरह से। पहले तो ये समझो कि दो कार्बन के बीच में तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या है आर और ये क्या है, मतलब सिर्फ ये है कि ये दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। क्या जोड़ रहे हो तुम, हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और कार्बन की। याद रखना है इससे जो तुम्हारा एल्कीन बनता है ना, बनेगा तो एल्कीन हाइड्रोजन जुड़ते ही, लेकिन ये दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप एक तरफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मतलब यहां से जो तुम्हें एल्कीन प्राप्त होगा बच्चे, वो कैसा प्राप्त हो रहा है, समकक्ष है, नहीं है। दोनों आर एक तरफ ही हो गए, नहीं हो गए। अगर मान लो गलती से तुम्हें ये मिल जाता, भाई ये भी तो मिल सकता था, ये आर डैश यहाँ पर आ जाता और एच यहाँ पे, लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, एल्काइन में जब तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और चारकोल, तो हमेशा जो तुम्हें एल्कीन प्राप्त होगा वो सिस वाला मिलेगा। कौन सा, समकक्ष वाला, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो तुम्हें कैटलिस्ट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक साथ, वैसे ये कैटलिस्ट है, ये रिएजेंट कहलाता है। पैलेडियम, चारकोल और हाइड्रोजन, इसको कहते हैं बच्चे लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। पूरे को, किसको, पैलेडियम, देखो लिखा है पैलेडियम और चारकोल को, ठीक है, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडियम चारकोल को हम क्या कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, मतलब ये पूरा। तो लिंडलार कैटलिस्ट की उपस्थिति में तुम्हें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। तुम्हें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन, बट कैसा, समकक्ष। अब दूसरी रिएक्शन देख लो यहीं पे साथ साथ, क्योंकि भाई समकक्ष अगर प्राप्त हुआ तो विपक्ष भी प्राप्त होना चाहिए। तो दूसरी रिएक्शन देखो, बिल्कुल सेम ऐसे करा रहा हूं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश। फिर से तुमने इसमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। क्या जोड़ना है, किसकी उपस्थिति में, बिल्कुल अलग है, सोडियम की और लिक्विड अमोनिया की। किसकी, लिक्विड अमोनिया। कैसा होना चाहिए, लिक्विड, द्रवीय। और उसमें सोडियम हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लेते हैं कौन से, सोडियम। बाकी इन ये दोनों में से कोई सा भी दिख जाए तब भी तुम्हें यही आंसर मिलेगा। तो अगर तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे ना एल्काइन में, किसकी उपस्थिति में, लिक्विड अमोनिया और कोई धातु, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मतलब पहले ग्रुप का धातु कोई होना चाहिए, तो तुम्हें जो एल्कीन प्राप्त होगा बच्चे, कैसा प्राप्त होगा बताओ। अब तो समझ ही गए होगे सर, विपक्ष, ठीक है। और इस कैटलिस्ट को, इस पूरे अपचयन को, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, इसे कहते हैं बर्च अपचयन, बर्च रिडक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बर्च रिडक्शन, और रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन। तो एक हो गया बर्च अपचयन और एक हो गया लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट कभी भी होगा, क्या मिलेगा, समकक्ष। बर्च अपचयन कराओगे हमेशा क्या प्राप्त होगा, विपक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देख के समझ जाओगे, सोडियम द्रव अमोनिया, पैलेडियम चारकोल, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे यही रिएक्शन तुमसे कहता हूं कि बताओ, तुम्हें मैंने इथाइन दे दिया बच्चे, क्या दे दिया, इथाइन, और कह रहा हूं कि इसमें हाइड्रोजन जोड़ो पैलेडियम चारकोल की उपस्थिति में, बताओ समकक्ष बनेगा, विपक्ष बनेगा, अरे भाई कुछ नहीं बनेगा। क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, इसको भी मिलेगा, एक ही जैसे तो है ना दोनों, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, और आने वाला भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऐसा हम कुछ नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा मिल भी गया तो क्या तुम बता पाओगे समकक्ष है विपक्ष है। तो इसका मतलब इथाइन में हम हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ें या इथाइन में मैं हाइड्रोजन बर्च वाले के साथ जोड़ूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमें वहां पे समकक्ष और विपक्ष वाली कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी रिएक्शन सिंपल है। तो ये पहला मेथड हो गया विरचन का, किससे, एल्काइन से। समझ में आ गया, क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में, पहला मैंने बताया पैलेडियम, निकिल, कैट और किसी, तो उसमें समकक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर तुम पैलेडियम चारकोल की उपस्थिति में जोड़ोगे तो कैसा प्राप्त होगा, समकक्ष, और लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया और हाइड्रोजन लोगे और कोई धातु लोगे तो विपक्ष।
वो कौन सा हो जाएगा, वर्च वाला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमें बनाना है एल्कीन को एल्काइल हैलाइड से। किससे बनाना है, एल्काइल हैलाइड। क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड बताओ भाई, आर एक्स हैलाइड सबको पता है ना, एक्स से बताया था देखना, आर एक्स इससे बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, तो इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। CH3CH2Br कौन सा एल्काइल हैलाइड हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया, मैंने इसकी रिएक्शन करानी है बच्चे एल्कोहलिक KOH से। देखो ALC का मतलब है अल्कोहल के अंदर KOH है, तो शॉर्ट में अल्कोहल पूरा नहीं लिखते, ALC लिखते हैं। ठीक है, जब तुम एल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डालोगे तो पहले समझो कि जिस कार्बन पे हेलोजन होता है, जिस कार्बन के साथ कौन जुड़ा होता है, उसको हम अल्फा कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, उसके पड़ोस वाले को बीटा, और एक कार्बन होता है यहाँ पे गामा, बट अल्फा बीटा से भी काम चलाओ। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी अल्कोहलिक KOH से कराई जाती है, और एल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन। तो होगा क्या, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ का हैलोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलते ही क्या बचेगा बताओ, यहाँ का ब्रोमीन निकलते ही क्या बचेगा, CH2। सिंगल बॉन्ड तो था ही भाई, फिर से क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये भी, इसका एक हाइड्रोजन निकला नहीं निकला, और इसका Br, तो जब दोनों के एक एक एटम निकल गए तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब निकला क्या बाहर, तुम कहोगे सर यहाँ का H निकला है और यहाँ का Br, HBr, बट ऐसा नहीं होता है। कैसे, यहाँ का जो बच्चे H निकला है ना, वो इसके साथ जाके जुड़ जाता है OH के, क्या बन जाता है, यहाँ से क्या निकला है, वो K के साथ जुड़ जाता है, KBr। तो क्या प्राप्त हुआ, इथीन। निकला कौन, जल, KBr। चलो एक रिएक्शन और समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एल्काइल हैलाइड हमने ये ले लिया, क्या डालना है बताओ जल्दी से, अल्कोहलिक KOH, इस पे लिख लेना है भाई, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ना लिखो तो भी चल जाएगा। क्या होता है, बीटा से कौन निकलता है, H, अल्फा से कौन निकलता है, हेलोजन, तो इनके बीच में ही तो डबल बॉन्ड आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे ऐसे लिख लो वापस। कहीं पता चले कि यहाँ का H निकाल दो, H कहाँ का निकाला है, यहाँ से, तो यहाँ पे कौन बचा, CH, यहाँ से Br निकल गया, कौन बचा, CH2, एक बॉन्ड तो था ही, आ गया डबल बॉन्ड। क्या निकला बाहर, KBr, और क्या निकला, H2। बढ़िया, समझ में आया। तो एल्काइल हैलाइड में हमने क्या डाला, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, KBr और H2O निकल गया, और हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्कीन। इस अभिक्रिया को बच्चे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, किसी चीज का निकल जाना। भाई निकल ही तो रहा है यहाँ से सिर्फ Br और H, क्या इसमें कुछ आके जुड़ रहा है, नहीं, कुछ जुड़ा नहीं है, सिर्फ चीजें निकली हैं। एलिमिनेट का मतलब ये होता है किसी को पूरी तरह से हटा देना। ठीक है, ये नोट कर लो। हाँ, इसका नाम समझ लो, मैंने एक नाम बताया तुम्हें, क्या, एलिमिनेशन, इन्होंने भी एक नाम दे रखा है, और क्या, बी हाइड्रो हेलोजिनीकरण, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब समझो क्या मतलब हुआ, DE, इसी को हिंदी में कहते हैं बीहा, बी, ठीक है, बी का मतलब होता है, या DE का मतलब होता है निकलना किसी का, डी का मतलब, बी का मतलब भी निकलना। अब आगे देखो क्या वर्ड है, हाइड्रो, क्या है, हाइड्रो, फिर क्या है, हेलोजिनीकरण, हेलोजिनेशन, मतलब डी का मतलब क्या बताया, निकलना, कौन निकल रहा है भाई, हाइड्रोजन और हेलोजन, यही तो निकला है, ये नाम पड़ गया। तो बी हाइड्रो हेलोजिनीकरण नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं इसमें से। एक नाम कौन सा है, एलिमिनेशन, इसका बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। कौन सा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से ही तो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये सारे इसके नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज, अगर यहाँ पे हेलोजन ब्रोमीन है, बार बार मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, और यहाँ पे, तो कब रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, जब आयोडीन होगा, कौन होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, वो नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जो कार्बन के साथ हेलोजन लगा है ना, जितना बड़ा होगा वो साइज उसका, उतनी जल्दी टूट के निकलेगा,
सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन का। उसके बाद फिर, तो इसीलिए सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन इसके साथ होती है, फिर फ्लोरीन के साथ होनी ही नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है सन्निध डाईहाइड्रो नहीं डाईहैलाइड। सन्निध का मतलब होता है विसिनल डाईहैलाइड। क्या होता है बच्चे? विसिनल मतलब क्या हुआ? देखो ये CH2Br लगा दिया, CH2Br क्या हुआ? यहाँ पे कितने हेलोजन है बताओ? दो ब्रोमीन है, 2 हेलोजन है, दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं लेकिन बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे हैं। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। CH2Br CH2Br, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है लेकिन एक पहले पे है, एक कहाँ पे है भाई? दूर दूर हो गए, बीच में एक और आ गया। तो तुम इसको नहीं कह सकते कि ये क्या है? सन्निध डाईहैलाइड है। ये है सन्निध डाईहैलाइड। चलो CH3 CHBr CH2Br, ये है या नहीं है सन्निध डाईहैलाइड? बताओ। सन्निध डाईहैलाइड का मतलब 2 लगातार कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए। है? क्यों? एक इस पे है, किस पे? बिल्कुल बीच में कोई और कार्बन तो नहीं बचा ना। ये नहीं है क्योंकि बीच में कार्बन आ चुका है। ठीक है, ये भी सन्निध डाईहैलाइड है, ये भी है। तो सन्निध डाईहैलाइड से हम कैसे बनाते हैं? विसिनल डाईहैलाइड, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विसिनल डाईहैलाइड। तो इससे कैसे बनाओगे भैया एल्कीन? तुम्हें इसमें डालना है बच्चे जिंक। क्या डालना है? जिंक डाल के थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो जिंक इन दोनों ब्रोमीन को